नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में होंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और भी होगा बहुत कुछ, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश की न्याय प्रणाली में आज से ऐतिहासिक बदलाव। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक 3 नए आपराधिक कानून हुए लागू। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की आज से होगी शुरुआत। लोकसभा में बहस के लिए 16 घंटे आवंटित, राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बदल रहे वैश्विक समीकरण के बीच भारतीय सेना हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम। सेना के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। कल पदभार संभालने के बाद सेना प्रमुख को आज दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ का अलर्ट किया जारी। केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में आने वाले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। फ्रांस में कल हुए संसदीय चुनाव के पहले चरण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका। मैरिन ली पेन के नेतृत्व वाली अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी की जीत। 7 जुलाई को दूसरे चरण के चुनाव के बाद आएंगे अंतिम नतीजे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से। गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कैस्पर रड और जेनिक सिनर पहले दौर में पेश करेंगे चुनौती। भारत की तरफ से सुमित नागल करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। और सबसे पहले आज हुए सबसे बड़े बदलाव की 3 नए आपराधिक कानून। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इनका मकसद दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नए कानूनों के लागू होने से न केवल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और त्वरित ट्रायल होगा, बल्कि न्यायालय और जेल के बोझ में कमी आएगी। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नए कानूनों के बारे में पुलिस और जांच प्राधिकरणों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पुलिस थानों के प्रभारी भी नए कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो देश में आज से लागू हो रहे नए कानूनों में इस बात पर विशेष ख्याल रखा गया है कि किसी भी कानूनी प्रावधान के जरिए नागरिकों के हित प्रभावित ना हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के साथ साथ नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना इन कानूनों का मकसद है। अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून से अब मुक्ति मिली है और नया कानून देशद्रोह की बात करता है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत कवच देते हुए देशद्रोह पर नकेल। देखिए ये खास रिपोर्ट। नई संहिता के जरिए जिन औपनिवेशिक ब्रिटिश कालीन कानूनों से मुक्ति पाई गई है और आज के परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक कानूनों को लाया गया है, उनमें प्रमुख है राजद्रोह कानून का हटना। हालांकि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह को स्थान दिया गया है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य और मकसद बिल्कुल अलग और स्पष्ट है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सरकार के खिलाफ बोलना, प्रदर्शन करना या भावनाएं व्यक्त करना अपराध की श्रेणी में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और सरकार की आलोचना करने के देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार
सर्वथा सुरक्षित रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 देशद्रोह कानून को फिर से परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 124 ए सरकार के खिलाफ कृत्यों को संबोधित करती थी और इसमें दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था, जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है। स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों ने औपनिवेशिक हितों की जगह ले ली है। आईपीसी की धारा 124 ए के मुताबिक सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करने वाली अभिव्यक्ति अपराध में शामिल थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसमें दोषी को 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी ऐसे कृत्यों के लिए सजा जो भारत की अखंडता को प्रत्यक्ष रूप से खतरा पहुंचाने वाले दिखते हों। नए कानून के तहत सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर सजा का प्रावधान नहीं है। कानून में इरादे की आवश्यकता को जोड़ा गया है, जिससे प्रावधान की सीमा और विस्तृत हो गई है। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात, बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। नए कानून में सजा के भय के बगैर विचारों को व्यक्त करने के नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाहियों को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। जाहिर है यह संतुलन लोकतांत्रिक समाज को बरकरार रखने के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नए कानूनों में दंड की नहीं, न्याय पाने पर जोर दिया गया है। विशेष बात यह है कि नए कानून में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे खतरनाक अपराधों के बारे में सजा को और सख्त बनाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि नए कानून में कैसे आतंकवाद से निपटने की फुल प्रूफ तैयारी की गई है। आतंकवाद से पीड़ित प्रताड़ित रहे हमारे देश के कानून में अब तक आतंकवाद को न तो परिभाषित किया गया था और न ही आईपीसी के तहत इसमें सजा का उल्लेख था। समय समय पर टाडा और पोटा जैसे विशेष कानूनों के जरिए आतंकवादियों और आतंकी गतिविधियों से निपटने की कोशिश होती थी। पहली बार आतंकवाद शब्द को भारतीय न्याय संहिता के तहत परिभाषित किया गया है। नए कानून के तहत भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इस दायरे में मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और बहुत कुछ शामिल है। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी जोड़ा गया है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास आतंकवाद के दायरे में आता है। सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट आदि से नष्ट करना अब आतंकवादी गतिविधि होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती है। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून न सिर्फ आतंकियों पर नकेल कसने का काम करेगा, बल्कि आतंकवाद से लड़ने और आतंकवाद से समझौता नहीं करने के हमारे दृढ़ संकल्प को भी पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो नए कानून में गैर इरादतन हत्या की नई श्रेणी मॉब लिंचिंग भी जोड़ी गई है, यानी कि 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह और उसकी ओर से नस्ल, जाति, लिंग, जन्म, समुदाय, भाषा के आधार पर हत्या मॉब लिंचिंग में आएगी। भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने की बात हो, उस पे भी दंड का प्रावधान है। नए कानूनों के तहत जो कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं, उनमें से एक अहम है मॉब लिंचिंग पर कानून। पहले इसको लेकर अलग से कोई कानून नहीं था, लेकिन अब देश में मॉब लिंचिंग पर नया कानून लागू हो जाएगा। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने गैर इरादतन हत्या की एक नई श्रेणी पेश की है, जिसमें मॉब लिंचिंग का भी उल्लेख है। धारा 103(2) में प्रस्तुत विशेष प्रावधान में मॉब लिंचिंग से संबंधित अपराधों को संबोधित किया गया है। इसमें कहा गया है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, स्थान, जन्म, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्याएं करता है, तो ऐसे समूह को प्रत्येक सदस्य को हत्या के लिए सजा के तहत निर्धारित मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उचित समझे जाने वाले जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार केवल मॉब लिंचिंग प्रावधान में उल्लिखित आधार पर भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के कृत्यों को धारा 117(4) में सख्ती से दंडित किया गया है। हाल के कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर काफी चर्चा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कदम उठाने की जरूरत बताई थी। अब देश में पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित करने और इसको लेकर लागू होने जा रहे नए कानून से उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर हो रहा है और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ। सबसे पहले विकास, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इन नए कानूनों को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता है, काफी जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है इसको लेकर, और इसको लेकर किस तरह से जो आम जन के बीच में जो एक कोशिश की जा रही है कि आम जन जो हैं वो और ज़्यादा जागरूक हो इस पूरे नए कानूनों को लेकर, वो एक बड़ा प्रयास यहाँ पर सरकार की ओर से रह रहा है। किस तरह से विभिन्न मोर्चों पर, विभिन्न सूत्रों के विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर दी जा रही है, एक कोशिश की जा रही है किस तरह से आम जन जो है वो इन नए कानून को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। बिल्कुल जया, क्योंकि जब पूरा जो कानून लाया गया है वो पीड़ित, शिकायतकर्ता या जो विक्टिम है उसको केंद्र में रख करके ये सारे बदलाव किए गए हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस तक ये जानकारी पहुंचे। तमाम तरीके हैं। अभी तो सबसे पहले सरकार की कोशिश राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो निचली अदालतें हों, इन सबको ट्रेनिंग देने पर है कि किस तरह नए कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव किस तरह से प्रभावित करेंगे इन सारी चीजों को। उसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जजेस, लॉयर सभी भागीदारी कर रहे हैं। जहां तक पब्लिक अवेयरनेस की बात है, उसको लेकर के हम बात करें तो बीपीआरडी जो ब्यूरो पुलिस रिसर्च है, वहां पर तरह तरह की प्रेजेंटेशन तैयार की गई है जो न केवल पुलिस संगठनों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हैं। आप चाहें तो बीपीआरडी की वेबसाइट पर जाएं और उसमें बाकायदा आपको सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी प्रेजेंटेशन मिलेंगी कि ये लोगों के लिए किस तरह से बदलाव ला रहा है, एजेंसीज के लिए किस तरह से बदलाव ला रहा है और कोर्ट्स में किस तरह से बदलाव आएगा। इसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो काफी वक्त से इसको लेकर के सोशल मीडिया पर, खासतौर से एक्स पर इसको लेकर के तमाम तरह की जानकारियां प्रकाशित कर रहा है कि लोगों के अब राइट्स क्या है, विक्टिम के पुलिस अधिकारियों से क्या मांग कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। इसको लेकर के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी एक बड़ा कैंपेन चलाया हुआ है। इसी तरह एनसीआरबी भी इस तरह से जरूरी जो जानकारी है उसको सोशल साइट्स के माध्यम से और अपनी वेबसाइट के माध्यम से फैला रहा है। जो बड़े बदलाव जो किए गए हैं
बिल्कुल विकास, यहाँ पर दंड से ज्यादा न्याय पर ध्यान दिया गया है। और जैसे छोटे अपराध हैं उसके लिए सामुदायिक सेवा से लेकर बड़े अपराध यानी कि आतंकवाद से जुड़े जो केसेस होते हैं, अपराध होते हैं, उन पर और भी ज्यादा कैसे फूलप्रूफ तरीके से केस बनाया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, इन तमाम बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया गया है इन बदलावों में। बिल्कुल जया, जहां तक आप ये सार्वजनिक जो कम्युनिटी सर्विस की बात है, सामुदायिक सेवा की बात है, उसमें डिफेमेशन में भी इसको लाया गया है। यानी अभी तक हम देखते थे कि सिविल क्रिमिनल डिफेमेशन में सजा और जुर्माने का ही प्रावधान था, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर, खास तौर से सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की बातें लिखते हैं जिस पर कई बार डिफेमेशन का उनके खिलाफ मुकदमा चलता है। तो ऐसे में जो छोटे मामले हैं जो उतने गंभीर नहीं हैं, उनमें कम्युनिटी सर्विस का भी एक ऑप्शन अब अदालत के पास होगा कि अगर उसको लगता है कि हाँ, एक व्यक्ति को डिफेम करने की कोशिश हुई है लेकिन उतना गंभीर मामला नहीं था, तो ऐसे में कम्युनिटी सर्विस के जरिए भी वो सजा दे सकते हैं। तो ये बदलाव जो किए गए हैं, इनमें शिकायतकर्ता को बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। मसलन वो EFIR करें, 0 FIR करें, ईमेल से कंप्लेंट भेजें, 90 दिन में पुलिसकर्मी जो है, जो जांच अधिकारी है, उसको शिकायतकर्ता को स्टेटस बाकायदा बताना होगा कि शिकायत का क्या हुआ, क्या उसमें चार्जशीट दाखिल हुई है या अदालत ने उस मामले को खत्म कर दिया है। तो अब पुलिस कर्मियों पर भी ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो पीड़ित को समय समय पर सूचित करते रहेंगे। इसके अलावा हम एविडेंस को लेकर के देखते थे कि लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में देने को लेकर के, क्योंकि पहले हमारा बहुत ही कंजर्वेटिव रवैया था, अदालतों में जो नियम था उसके हिसाब से। लेकिन अब आप पेन ड्राइव में, मोबाइल फोन में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये सारी चीजें भी कोर्ट को दे सकते हैं। तो एक वहां पर राहत देने की कोशिश की गई है पीड़ितों को। पुलिस अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारियां काफी हद तक बढ़ाई गई हैं। मसलन जो गंभीर अपराध हैं उसमें उनको फॉरेंसिक टीम को ला करके मौके का मुआयना करना होगा। और आप देखें कि जो एक्विटल होते थे गंभीर अपराधों में भी, उसकी एक बड़ी वजह हम अदालती आदेशों में देखते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं होते थे, इसकी वजह से ये दिक्कतें होती, तो इनको दूर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तो जितने हाईटेक इस वक्त हमारे अपराधी हो रहे हैं और अपराध किए जा रहे हैं जिन हाईटेक तकनीक के जरिए, वो तकनीक कहीं ना कहीं अब हमारे उतने ही हाईटेक और तकनीक से लेस हमारे सुरक्षा कर्मी भी नजर आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार ये सरकार की ओर से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, फॉरेंसिक की बात हो या फिर साइबर क्राइम से निपटने की बात हो, उस कड़ी में भी अहम कदम उठाए जाएंगे इन कानूनों के बदलाव के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि फॉरेंसिक टीम का होना जरूरी होगा ऐसे मामलों में, 7 साल से ज्यादा जहां पर सजा हो सकती है आरोपी को, वो बहुत ही अनिवार्य किया गया है। और हम जैसे पहले मैं बात कर रहा था कि एक्विटल जो होते थे पहले, वो एविडेंस के अभाव में, इसी फॉरेंसिक टीम के ओपिनियन के अभाव में होते थे, तो पुलिस के हाथ मजबूत होंगे। हालांकि शुरू में लग सकता है पुलिस विभाग को कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो बढ़ेगा इससे। इसके अलावा जहां तक डिजिटाइजेशन की बात है, तो ये तैयारी काफी पहले से चल रही है। हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब जगह पर आप देखें कि अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाइयां होती हैं। इसके लिए सरकार पहले पैसा भी आवंटित कर चुकी है। तो अभी ये लोअर कोर्ट तक लाया गया है, पूरा जो ट्रायल कोर्ट है, कि वहां पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किए जा सकेंगे। इन नए कानूनों में ये भी बड़ा बदलाव है कि अगर कोई विटनेस आ नहीं सकता है कोर्ट में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपने बयान दर्ज करा सकता है। हालांकि उसको लेकर के क्या प्रोटोकॉल होगा, एक पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो इस तरह की अड़चने थी उनके चलते लोग भी सामने नहीं आते थे कि उनको बार बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, चाहे वो एक शिकायतकर्ता ना हो या आरोपी ना हो, वो एक सामान्य व्यक्ति हो और वो गवाह हो, तो वो इसलिए बचता था कि उसको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इन सारी चीजों को भी दूर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तो बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये लगातार कई बार कहा गया है और कहा जाता था कि लंबे समय तक जी केस चल रहा है। एक बड़ा यहाँ पर समयबंद जो टाइम बाउंड किया गया है यहाँ पर कि आपको जांच और जो उसका पूरा जो फैसला है वो एक समयबंद तरीके से आपको यहाँ देना होगा। एक बहुत बड़ा बदलाव है और आम जन तक इन कानूनों को पहुंचाने की लगातार कवायद की जा रही है, प्रयास की जा रही है। डीडी न्यूज़ के माध्यम से भी लगातार आप कई विशेष कार्यक्रम देखेंगे। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर है, जिस तरह से ये 3 नए कानून लागू किए गए हैं, नए भारत के ये नए कानून हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ एट 10 का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल
अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं? आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो आज से लागू हो रहे नए कानूनों में भगौड़े अपराधियों पर नकेल कसने की अगर हम बात करें तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। अब घोषित अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चल सकेगा और पीड़ित को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा। घोषित अपराधियों को लेकर क्या कहती है भारतीय न्याय संहिता, देखिए इस रिपोर्ट में। यह अक्सर देखने में आता था कि अपराधियों के पकड़ में न आने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है और नए कानून में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अब फरार अपराधी के पकड़ में न आने से न्याय की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। फरार अपराधी की गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कोर्ट में कार्रवाई रुकेगी नहीं। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। सीआरपीसी के तहत 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित किए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में फरार व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जाएगा। घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की भी हमने यहाँ पर प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुपस्थित, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी होगी। इससे पहले सिर्फ देश में ही फरार अपराधियों की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए प्रावधान था। ऐसे में देश में अपराध कारित कर फरार होने वाले और विदेशों में संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। घोषित अपराधियों के बगैर ट्रायल होने से पीड़ित और समाज को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि नए कानून में इस बात का भी विशेष ख्याल रखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर लगाम लगाई जा सके और इसके लिए प्रावधानों को और सख्त किया गया है। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले और वो उनके लिए सुलभ हो। 1 जुलाई से लागू होने वाले कानून में महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रावधानों को और सख्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना भी अब अपराध की श्रेणी में होगा। इसमें 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत विवाहित महिला के लिए यौन सहमति की उम्र पॉक्सो के अनुरूप 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा यदि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है तो पॉक्सो की सभी धाराएं लगाई जाएंगी। शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी, यानी लव जिहाद जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सजा तय की गई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत EFIR और 0 FIR के प्रावधानों का मकसद महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों की त्वरित रिपोर्टिंग में सहायता करना है, जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला सुरक्षा के लिए कुछ प्रक्रियात्मक उपाय किए गए हैं। मसलन किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। किसी महिला की तलाशी
महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही की जा सकती है, और वह भी शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए। इसके अलावा महिला की मेडिकल जांच किसी रजिस्टर्ड महिला मेडिकल पेशेवर द्वारा ही की जा सकती है। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं। महिला का बयान किसी महिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज किया जा सकता है, और यदि महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो किसी अन्य महिला की उपस्थिति में ही पुरुष मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कर सकता है। रेप या यौन अपराध की शिकार हुई किसी नाबालिग महिला का आरोपी से आमना सामना नहीं कराया जा सकता, जबकि पीड़ित महिला की इच्छा पर आरोपी से जिरह करने का उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। बलात्कार और इस तरह के दूसरे अपराधों की सुनवाई खुली अदालत में न होकर बंद कमरे में होगी। इसकी सुनवाई जहां तक संभव हो महिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ जांच को मामला दर्ज होने के 2 माह के भीतर पूरा करना होगा। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ मामले को पीड़ित महिला के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी दर्ज कराया जा सकता है। वहीं नए आपराधिक कानूनों में एसिड हमलों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जैसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एसिड फेंकने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार की वन स्टॉप सेंटर योजना लागू है। वन स्टॉप सेंटर में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिन का अस्थायी आश्रय, रहना व खाना आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस तरह नए कानून महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित तो करते ही हैं, उनकी गरिमा और सम्मान का ध्यान रखते हुए उनके लिए न्याय को त्वरित और सुलभ बनाते हैं। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण इन कानूनों की विशेषता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने तीनों नए कानूनों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून सामंती और अंग्रेजों के जमाने के थे, जिनको बदला जाना एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे 3 पुराने कानून जो कि सामंती थे, अंग्रेजों के जमाने के थे, उनके स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन की विभिन्न संस्थाओं का समावेश भलीभांति सुनिश्चित किया गया है। संगठित अपराध और उग्रवादी गतिविधियां यानी टेररिज्म, इसको परिभाषित किया गया है और दंड प्रस्तावित किया गया है। धारा 150 भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह और देशद्रोह, इसकी भिन्नता को और इसके अंतर को स्पष्ट किया गया है। जेंडर न्यूट्रलिटी यानी जैसे कई अपराध होते हैं कालांतर में उसमें केवल महिलाओं के संबंध में कार्रवाई की जाती थी, अब महिला पुरुष दोनों के संबंध में यह प्राविधान किए गए हैं कि वो दंडात्मक कार्रवाई होगी। जेल में बढ़ती हुई कैदियों की संख्या के मद्देनजर जेल की व्यवस्था चरमरा रही है, तो छोटे मोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्राविधान किया गया है। मॉब लिंचिंग यानी समूह के द्वारा आक्रामक होकर के एक व्यक्ति की सामूहिक हत्याकांड करना, यह परिभाषित की गई है और इसके ऊपर मृत्युदंड तक प्रस्तावित है। 3 नए आपराधिक कानूनों पर पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, पीड़ितों के अधिकार, अदालतों में त्वरित कार्रवाई, सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुलिस को फिर से प्रशिक्षण मिलेगा। ऐसी चीजें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में FIR 0 है। कहीं भी जाओ FIR आप दर्ज करा सकते हो, ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं है तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहाँ पर भी आपको शिकायत करनी है आप करो, उसमें 0 FIR है अगर वो आपके एरिया का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहाँ उसको तफ्तीश होनी है। कई ऐसी चीज़ें हैं
बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ़ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। सो और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो आपको तुरंत डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अब बात संसद के सत्र की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज छठा दिन है। 10 दिन का ये सत्र 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। आज से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत का अनुमोदन भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे, तो वहीं पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बांसुरी स्वराज इस अनुमोदन का समर्थन करेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत शुक्रवार को ही होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते ऐसा हो नहीं पाया। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत हो चुकी है। उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की थी। भाजपा सांसद कविता पाटीदार ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। राज्यसभा में अब तक 9 अन्य सदस्य भाग ले चुके हैं। उच्च सदन में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल में महिला को निर्ममता से पीटने वाले मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता तेजमुल उर्फ जेसीबी को कल देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस्लामपुर थाने लाया गया। सोशल मीडिया पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक में आरोपी जेसीबी एक जोड़े की बेरहमी से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा था। आरोपी चोपड़ा ने टीएमसी विधायक हमीदपुर रहमान का करीबी सहयोगी भी बताया जा रहा है। इस मामले पर बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। और पश्चिम बंगाल के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल से एक भयावह वीडियो सामने आया है जो उस क्रूरता की याद दिलाता है जो केवल तर्कों में मौजूद है। मामले को बदतर बनाने के लिए टीएमसी कैडर और विधायक इस कृत्य को उचित ठहरा रहे हैं। चाहे संदेश खाली हो, उत्तर दिनाजपुर हो या कई अन्य स्थान, दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके साथ ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण है कि मुझे भारतीय सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं और हमें न केवल इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है बल्कि सुधार करने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारतीय सेना आधुनिकीकरण की राह पर आगे बढ़ रही है। इसके लिए भारतीय सेना स्वदेशी पहल को प्रोत्साहित करेगी और अधिक से अधिक स्वदेशी युद्ध प्रणालियों और उपकरणों को शामिल करने के लिए प्रयासरत रहेगी। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयाँ नया रूप ले रही हैं और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की ज़रूरत है बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी
वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। एनटीए ने 1563 स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया था। 1563 में से 813 छात्र ही 23 जून को हुई पुनर्परीक्षा में शामिल हुए थे। इन छात्रों के संशोधित स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। नीट यूजी री एग्जाम के लिए उपस्थित होने वाले छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दरअसल पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण नीट यूजी 2024 जांच के दायरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी डॉक्टर्स को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर्स डे पर बधाई, यह हमारे स्वास्थ्य सेवा नायकों के अविश्वसनीय समर्पण और करुणा का सम्मान करने का दिन है। वे उल्लेखनीय कौशल के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण जटिलताओं को पार कर सकते हैं। हमारी सरकार भारत में स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करने और डॉक्टरों को वे व्यापक सम्मान दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसके वे हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीए हमारे आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी विशेषज्ञता और रणनीतिक अंतर्दृष्टि व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए फायदेमंद है। वे आर्थिक विकास और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे हमारी वित्तीय खुशहाली को प्राप्त करने के साधनों का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही पीएम ने उनके जीवन और सेवा भाव पर लिखे अपने एक लेख का लिंक भी साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री एम वेंकैया नायडू को उनके 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। इस विशेष अवसर पर मैंने उनके जीवन, सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण पर अपने कुछ विचार साझा किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने 28 मई को कविता की दोनों जमानत अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। कविता ने निचली अदालत के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भ्रष्टाचार के सीबीआई के मामले के साथ साथ ईडी के धन शोधन मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मॉनसून पूरे देश में आ चुका है। कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार आने वाले पूरे सप्ताह दिल्ली में बारिश का दौर चलता रहेगा। तो देश के उत्तर पूर्वी इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। और बात करें आगे खबरों में तो जुलाई महीने की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने देशवासियों को महंगाई से राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की कटौती की गई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनी इंडियन ऑयल से मिली जानकारी के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी
दिल्ली में तो यहाँ पे कीमतों में कटौती हुई है। और आइए सीधे रुक करते हैं, भाजपा की प्रेस वार्ता इस वक्त चल रही है। चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कोड़े से पिटाई की गई है उस महिला की, और वीडियो में दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर जो है हर चैनल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह दिखाई दे रही है। और बड़ा सवाल जो आज बनता है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी ये मुद्दा बड़ी मजबूती से उठाया है और एक्स पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। नॉर्थ दिनाजपुर में एक टीएमसी के लीडर हैं ताजेमुल अक्का जेसीबी। ये भारत के संविधान में आस्था नहीं रखते हैं। ममता बनर्जी के इशारे पर ये कहते हैं त्वरित न्याय करेंगे तालिबानी स्टाइल। ममता बनर्जी की आस्था अब संविधान में नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट दी है कि शरिया कानून लागू करो, तालिबान का राज है, खाता ना बही, जो ममता के गुंडे कहे वही सही। सार्वजनिक स्थल पे वो एक महिला को कोड़े मार रहा है, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप टीएमसी के लीडर हों, क्योंकि आपको पता है मौन स्वीकृति है तो वो ममता बनर्जी की है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। यह हर नागरिक के लिए पीड़ाजनक है, चिंताजनक है कि एक महिला मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और जैसा मैंने आपको बताया, ये ताजुमुल अक्का जेसीबी, तो ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है, और ये पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर, क्योंकि इनके ही विधायक हैं। टीएमसी के विधायक जिनका नाम है हमीदुल रहमान, जब इनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने सवाल पूछा, तो इन्होंने खुले तौर पे कह दिया, मुस्लिम देश के कुछ नियम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इंसाफ होता है। सार्वजनिक स्थल पे एक महिला को पकड़ो और कोड़े मारो, बेत मारो।
आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी जी, ये जेसीबी, ताजिमुल अक्का जेसीबी, ये आपके यहां पार्क्ड है। दूसरा सवाल यह है, ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है। तीसरा, ममता बनर्जी, आप स्वयं एक महिला हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है, और हम सब ने देखा संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। मैं पूछना चाहूंगा, आज जो विपक्षी दल, जो घमंडिया संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके खड़े रहते हैं, क्या ये जो तालिबानी न्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो इससे सहमत है? ममता बनर्जी, ये मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता और अधिकार का, ये मुद्दा है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का। यह मुद्दा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतना लिप्त हो गई हैं कि आपको संविधान और मानव अधिकारों की चिंता ही नहीं रही है। और यह मुद्दा है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह मुद्दा है आज घमंडिया के एक एक नेता। खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी महिला है शांत, राहुल गांधी के लब सिल गए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव मुंह में दही जमी हुई है, एक उनका वक्तव्य नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल सुई पटक सन्नाटा, हमने देखा स्वाति मालीवाल जी के साथ भी क्या किया। अब बताइए, जो घमंडिया संविधान पकड़ता है हाथ में, जो संविधान की मूल भावना है, उसको तार तार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। महिला की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है और केवल भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इस मुद्दे को उठा रही है और उस महिला और उस युवक के साथ खड़ी है। क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और चिंता की बात यह है कि चाहे वो ताजिमुल हो और चाहे वो हमीदुल रहमान हो, टीएमसी के एमएलए, वो ये नहीं कहते हैं कि ये निंदनीय है, वो इसको सही ठहराते हैं। वो इसको मुस्लिम देशों में जैसे न्याय होता है उससे तुलना करके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल अब तालिबान राज हो गया है, अब यह कानून से नहीं चलेगा। किसी भी महिला, किसी भी युवक को पकड़ो, खुद ही तय कर दो कि उसने गलत किया है और सजा दे दो। ममता बनर्जी, संदेश खाली हो, चाहे चुनाव से पहले और परिणाम आने के बाद हिंसा की वारदातें हो, बलात्कार हो, हत्या हो, और अब उत्तरी दिनाजपुर में यह जो निंदनीय कृत्य हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और यह मांग हम उठाते हैं कि ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आप ही के पास है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल अब आपसे संभल नहीं रहा है। वहां की जनता यह सवाल पूछ रही है जो हम इस मंच से उठा रहे हैं। I will just also summarize in English in short so that it reaches every citizen of West Bengal particularly and every
तो यहाँ पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया यहाँ पर कड़े आरोप लगाते हुए जिस तरह से वीडियो जो वायरल हुआ है पश्चिम बंगाल में बीच सड़क पर एक महिला की बेरहमी से पिटाई का, उस पर बेहद तीखा यहाँ पर बयान देते हुए कि क्यों आखिर इस तरह का जंगल राज पश्चिम बंगाल में चल रहा है और उसे सही ठहराया जा रहा है और आखिर कब थमेगा यह अन्याय। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें, अगर हम बात करें विंबलडन की, तो साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से हो रही है और प्रतियोगिता के पहले दिन गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कैस्पर रूड और जेनिक सिनर पहले दौर में अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। गत विजेता चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज विंबलडन में एस्टोनिया के क्वालिफायर मार्क लाजल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। तो वहीं भारत की तरफ से सुमित नागल भी आज इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए शुक्रवार को ड्रॉ की घोषणा की गई थी। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।